हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश कुमार क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। आज हम जो करने वाले हैं, हमारा 10th चैप्टर जो चला था, लास्ट एक्सरसाइज रह गई है और लास्ट एक्सरसाइज 10.4 कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने उसका इंट्रोडक्शन के बारे में समझा कि दो सदिशों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर हमने समझे, ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे एक्सरसाइज के। आज बचे हुए क्वेश्चनों को, यानी हमने 3 तक कर लिए थे और आज बचे हुए क्वेश्चनों को फिर आज करने वाले हैं। चलिए आज क्वेश्चनों को लगाते हैं ना, कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज का जो 4th क्वेश्चन है हमारा वो है क्या, वही 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर बराबर 2a क्रॉस बी। ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस के बराबर 2a क्रॉस बी वेक्टर, राइट। तो इसको भाई कौन नहीं कर सकता यार, सब कर सकते हैं। ऐसा कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, और नहीं कर सकते तो फिर आपको मैथमेटिक्स छोड़ देना चाहिए, फिर वो आपकी बस की रही नहीं फिर अब, ठीक है। अब तुम कहोगे सर हम तो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, पास होना है ना 12th में, अब ले लिया, नहीं तुम तो बायोलॉजी ले लेते, समझ लो। तो यहाँ देखो ए का क्रॉस ए से करेंगे पहले, माइनस बी का क्रॉस किससे करोगे, ए से करोगे। ए का क्रॉस किससे करोगे आप, बी से करोगे, और माइनस बी से करोगे, सही है। ये कितना होता है 0, ये कितना होता है 0, ए क्रॉस ए, आई क्रॉस ए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, बी के क्रॉस के, मतलब 0 होता है ना। और ए क्रॉस ए 0 आता है हमेशा, मैंने आपको बताया, क्योंकि समांतर होगा एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, इस एंगल या तो 180 होगा या 0 होगा। दैट मीन 180 और 0 पर दोनों पे आंसर कितना आना, 0 0 आना है। तो ये दोनों तो गए ख़त्म। अब आपके पास बचता है बेटा कितना, बी क्रॉस ए और प्लस के ए क्रॉस बी, है ना। तो आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ, प्लस लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी। कल ही बताया था आपको कि ए क्रॉस बी माइनस होता है बी क्रॉस ए, यानी इसकी जगह मैं प्लस का लिख सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा 2a क्रॉस बी होता है। दैट्स योर आंसर, समझ रहे हो, ये आपका आंसर हो गया। हाँ भाई साहब, हाँ आपका क्वेश्चन था सर ए क्रॉस ए क्यों 0 हो गया, तो तुमने कल का इंट्रोडक्शन बहुत गहराइयों से समझा। नालायको, ए क्रॉस ए यहीं पे हो गया, एंगल कितना होगा, ए से ए का क्रॉस करोगे तो एंगल कितना होगा थीटा। 2 एंगल हो सकते हैं, तो 0 होगा या पाई होगा, और जब साइन पाई या 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी इधर वाला अगर मैं ए क्रॉस ए करूँगा तो पूरा टर्म क्या हो गया, फॉर्मूले में रखूँगा तो ए क्रॉस, जब गुणनफल वाला फॉर्मूला मैंने बढ़ाया था आपको कि ए क्रॉस बी जो है कितना होता है, ए का मापांक, बी का मापांक और साइन थीटा और एन कैप, यहाँ रखना ए क्रॉस ए, तो ये 0 तो सब 0। क्लियर है भाई साहब, लागू दो 5वां क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका लैम्डा म्यू बोलते हैं ना इसको, म्यू ज्ञात कीजिए यदि इतना 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 दिया है। तो कर सकते हो वैसे तो इसको, हाँ जी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अरे जी ना होगा सर जी, कैसी बात कर दी तुमने, क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है। अच्छा जी, तो वो वाली बात होती है ना, आजकल कोई जैसे घर का काम खाना बनाए कोई,
कछु ना है खाना बनाने में, नहीं दिन बन जाए, बनावे कोई ना है पर समझो जो बनावेगा वो परेशान है जाए बेचारा। म्यू क्यू के वेक्टर बराबर, आपको पता है यू और बी का अगर मैं क्या लिखूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा तो बड़ा सिंपल होता है सर। कैसे सर? आई कैफ जे कैफ और के कैफ, पहले इसका आएगा 2 6 27, फिर यहाँ पर गुणांक लिखो 1 लैम्बडा और बराबर कितना चला 0। इसको सॉल्व करना आता है, आपने 4th चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। अगर वो दो वेक्टर है A1 A2 A3 है तो यहाँ पर क्या होगा A1 A2 A3, और यहाँ पे B1 B2 और B3, तो यहाँ पे B1 B2 और B3 आते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आप लगाओ 4th चैप्टर, याद करो ये रखा तो 6 म्यू माइनस के कितना होगा माइनस के जे वेक्टर, ये ढक गया तो कितना होगा 2 म्यू और प्लस ये ढक गया कितना होगा यहाँ पर माइनस के 6 बराबर 0। अच्छा 0 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 0 आई कैप प्लस के 0 जे कैप प्लस के 0 के कैप, कोई गलत बात है? तो अब यहाँ से हम गुणांकों की तुलना कर लें दोनों तरफ, है ना, गुणांकों की तुलना करने पर कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, तो यहाँ हो जाएगा देखो 6 म्यू है ना माइनस के 27 लैम्बडा बराबर 0। तो यहाँ से कितना कॉमन लिया जा सकता है 3 लिया जा सकता है, तो 2 म्यू माइनस के कितना होगा 9 लैम्बडा बराबर 0। एक समीकरण ये आ गया। दूसरा कितना आएगा माइनस के 2 म्यू और माइनस के 27 बराबर 0, तो 2 म्यू माइनस के 27 लैम्बडा बराबर 0, है ना, ये हो सकता है। अब तुम क्या करोगे, इतनी अबड़ थबड़ में इन दोनों को सॉल्व करना चालू कर दोगे और दो समीकरण बन गए। बिल्कुल नहीं करना, तीसरे वाले में लैम्बडा का मान सीधा सीधा आ रहा है, तो क्यों करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि 2 लैम्बडा माइनस के 6 बराबर 0 रखूँगा, तो 2 लैम्बडा बराबर 6, तो लैम्बडा बराबर आया आपका 3, तो लैम्बडा बराबर 3 है, तो म्यू का वैल्यू निकाला जाता है 9 × 27, तो 9 × 27 उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 27, तो म्यू बराबर कितना आएगा 27/2। तो दोनों की वैल्यू आराम से निकल कर आ गई। केवल कॉन्सेप्ट क्या था, इसको तो आप जानते ही जानते हो, यहाँ पे इसको 0 को लिख सकते हैं 0 आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर, क्योंकि इसको बिना बराबर रखे नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने आपको मैथमेटिक्स में एक चीज़ बता रखी है कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पर ए एक्स प्लस के बी वाई है बराबर कितना होगा, यहाँ पे मान लो मैं 3x प्लस के 4y रखूँगा, तो आप मुझे ये बता दो कि भैया ए और बी के मान क्या होंगे। आपको पता, अगर इस मैथमेटिक्स के चिन्ह का मतलब जानते हो, आप इससे खेलना जानते हो, तो आपको पता है ए किसके बराबर होता है 3 के और बी किसके बराबर होता है 4 के, तभी ये पॉसिबल है, समझ लो ना। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे ही सोचता अगर 0 रख के रखूँगा तो मान नहीं है, क्योंकि आपको पता है रेल्ट क्या आ रहा है, ओवर और रेल्ट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। आप लैम्बडा की वैल्यू या लैम्बडा और म्यू टी की वैल्यू रखोगे तो 0 ही आना चाहिए आपको, यानी आप इनको तुलना कर सकते हो, इनके गुणांक क्या होंगे, सब 0 के बराबर रहे होंगे, समझ रहे हो। तो 0 को बराबर रखकर आसानी से मान याद कर सकते हो। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6, ठीक है। ए डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है और अगले में क्वेश्चन नंबर 6 में और ए क्रॉस बी बराबर 0 है, तो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो वही वाली बात है कि आप इन दोनों को क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो आपको पता है, देखो मैं इस क्वेश्चन को सिंपल ही समझो आप, कि आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर, और यहाँ कितना दे रखा आपको प्लस है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को ना चुलवा भी कर देगा कोई, अगर तुम में समझ होगी तो, अगर वो नहीं है तो फिर बनाओ समझ। तब देखो यहाँ पे कितना है, ए क्रॉस बी कितना दे रखा 0 + 0,
यानी आपको पता है ए और बी का मापांक कितना आएगा 0, यानी दोनों के मापांक मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। ये कब पॉसिबल है, जब आपको पता है ए का मापांक भी कितना हो 0 और बी का मापांक भी कितना 0, और इनका मापांक 0 कब आ सकता है, इनके जो गुणांक है वो 0 हो, यानी ये खुद अपने आप में ए और बी वेक्टर कैसे हो, शून्य सदिश हो, है ना, समझ रहे हो समझ रहे हो, तभी तो पॉसिबल है। तो हो गया आंसर। क्या कह सकते हैं इनके बारे में कि ए और बी शून्य सदिश होंगे तभी ये पॉसिबल है कंडीशन। कैसे ये के शून्य मापांक की बात कर रहा है वो, मापांक की तो कह रहा है वो, ए और बी के कह रहा है वो, तो इनमें से कम से कम अगर नहीं कहा तो उनमें से या कर दो ना, फिर एक या दोनों में से ए और बी में से कोई एक का शून्य सदिश हो, दोनों नहीं होंगे तो एक तो होगा ही होगा, समझ रहे हो ना, मापांक की नहीं कहा तो उसमें सॉरी होगा, है ना। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई एक होगा, एक तो होगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी अशून्य संख्या से करो तभी वो 0 आ सकता है, बाकी पॉसिबल नहीं, तो एक तो शून्य सदिश होगा ही होगा, तभी हो सकता है, राइट। कर लेंगे क्या, हो गया वो, इतना ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, चलो एक्सरसाइज है, देखो अभी खत्म करते हैं इनको। ये एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज है, जब बच्चन ने इनके पेपर दिखाई देते हैं ना, जब तुम पेपर देखो ना वेक्टर, ओहो खून सो गर्म है जाए, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाया हूँ मैं। पर मुझे लगता है इस तरीके से वेक्टर हम खत्म कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तुमसे सही कह रहा हूँ, तुम गलत ट्रैक पे पढ़ रहे हो, मैथ तुम्हारी बस की नहीं है, तुम कोई कला फला बनवाना सीखो बस, समझ रहे हो, और वो भी एक कमल का फूल होता है ना, उसी को पूरी ज़िंदगी बनाते रहो, दूसरा कोई उपयोग मत करना। मतलब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद भी ये कह रहा रिवीजन कर लेंगे, हाँ चलो रिवीजन है, सेल्फ स्टडी करो, चलो ठीक है, अच्छी है कि सर बेहतर, मतलब डाउट है भी करने में और रिवीजन कर लेंगे। कोई जो नंबर है आपका, मान लीजिए सतीश भाई साहब, वो अगर एक इजाज़त दे दी है ना गवर्नमेंट इजाज़त दे, तो एक ऐसा फॉर्म मिलाऊँ आधे स्टूडेंट मार दूँ, ऐसे दूर तो नहीं, इनको दिमाग ना चले ना बिल्कुल, यूँ कम तो कोई लाख ना आया, धरती बोझ है सही में, खत्म कहानी। जो नहीं आधा देश खत्म है जाएगा, है ही नहीं है, बुद्धि नहीं चलती है, क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 7, तो ए वेक्टर बी वेक्टर क्रमांक, अब ऐसा ना हो कोई वीडियो क्लिप काट के डाल दें सर जी बम सर जी प्लानिंग कर रहे हैं पूरे भारत खत्म करने देखो A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, B3 वेक्टर, C1 वेक्टर, C2 वेक्टर और C3 वेक्टर के रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाइए कि A क्रॉस B, B प्लस C वेक्टर और A क्रॉस B और B A क्रॉस C। ये तो वैसे तुम कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, A वेक्टर बराबर कितना दिया होगा, A1 वेक्टर प्लस के A2 वेक्टर प्लस के A3 वेक्टर के कैप, सही है। इसे V वेक्टर, ध्यान से समझा करो, देखो मेन चीज़ यही है, आपको चीज़ें बस हाँ करने से पहले चीज़ें को समझा करो और पूरा दिमाग इसी जगह लगाया करो, भूल कर कि कहाँ कहाँ युद्ध चल रहा है, पानीपत का युद्ध कहाँ चल रहा है, वो कहाँ हुआ था, उन सारी चीज़ों को छोड़ दिया करो। हाँ, जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था उसे छोड़ दो, है ना। सही है भाई, ये 3 नहीं रखे, तो उसने जैसे इसने ऐसे क्वेश्चनों को करना ना बहुत इजी होता है। जैसे उसने कहा है कि A क्रॉस B और B वेक्टर प्लस के C वेक्टर का रेल्ट किसके बराबर होना चाहिए। भाई A क्रॉस B के, ये तो मैंने कल भी बताया था आपको कि इन दोनों का रेल्ट हमेशा बराबर, बताया था नहीं बताया था। तो देखो सिंपल है, पहले क्या करना, हमें B प्लस C निकालना है, तो जैसा कह रहा है वैसे ही कर दीजिए, तो निकालेंगे यहाँ पे B प्लस C करेंगे तो आपको पता है, देखो B1 वेक्टर प्लस के C1 वेक्टर एंड I कैप प्लस के B2 वेक्टर प्लस के
C2 वेक्टर, दोनों को जोड़ेंगे ना, जे कैप कॉमन आ जाएगा प्लस के B3 वेक्टर और C3 वेक्टर और K वेक्टर। क्रॉस करना है बेटा, मल्टीप्लाई और क्रॉस में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे क्रॉस और मल्टीप्लाई में जमीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ क्या होगा बेटा, I वेक्टर, J वेक्टर और K वेक्टर, और यहाँ कितना आएगा A1 A2 और A3। यहाँ B1 वेक्टर और C1 वेक्टर है ना, B2 वेक्टर प्लस के और B3 वेक्टर, सही है। देखो I वेक्टर कॉमन ले लूँगा मैं यहाँ से, तो ये रख दिया, ये रख दिया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कितना हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, J वेक्टर प्लस J दिन देखो बाकी रहेगा बस। तो यहाँ जगह यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे, माइनस थे प्लस कह रहे हैं, प्लस थे माइनस कह रहे हैं, रोटी थे पानी कह रहे हैं, पानी थे रोटी कह रहे हैं। पागल है गए तुम, बुलबुले वाले राजपले ज़्यादा बह रहे हैं तुम। तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो गया इतना, और यहाँ इसको रखेंगे K वेक्टर, ये रख गया, ये रख गया, इसका इससे और इसका, तो A1 वेक्टर और हो जाएगा B2 वेक्टर और प्लस के n माइनस के A2 वेक्टर और ब्रैकेट में हो जाएगा B1 वेक्टर प्लस के C1 वेक्टर। ये रिजल्ट आना चाहिए ना, ठीक है, ये आएगा। इसे सॉल्व भी कर सकते हैं हम, काटा पीटी भी हो जाएगी। काटा पीटी तो कुछ होगी नहीं क्योंकि I और J और K वेक्टर है ना। तो आगे क्या करना है हमें, A क्रॉस B और B क्रॉस C, ठीक है। या इसको हम ना एक और तरीके से कर सकते हैं, इस तरह ऐसे करने में तो हमारा थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसको ना हम डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, डिटरमिनेंट का यूज़ करेंगे बेटा, है ना। कैसे डिटरमिनेंट का यूज़ करो, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I वेक्टर बराबर A1 वेक्टर A2 वेक्टर J वेक्टर K वेक्टर A3 वेक्टर। तो यहाँ आपको होता है B1 वेक्टर लिख सकता हूँ, B2 वेक्टर लिख सकता हूँ और B3 वेक्टर प्लस। और कैसे लिखा जा सकता है इसको, पता है ना, तोड़ के लिख सकते हैं इसको, याद आ रहा है। अगर प्लस में है तो तोड़ के लिखे जा सकते हैं। ये कौन कहता है, हमें डिटरमिनेंट जो है हमें ऐसी उपलब्धि देता है कि हम इस तरह की सांडिक को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। और C3 वेक्टर देखो, अब देखो ये पता है किसका बन रहा है, आपको पता है, इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, A क्रॉस यानी B का वेक्टर है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 यानी इन दोनों का क्रॉस है ये, एंड प्लस A1 A2 A3 और C1 C2 C3 यानी A और C का क्रॉस है। तो ये तो हमें प्रूव करना था, यही करना था, तो 2 लाइन में ख़त्म हो गया। वैसे करते तो थोड़ा समय लगता। हमारी बात समझ में आ रही है। अरे भैया मैंने कल बताया था नारायण जी, कल बताया था A क्रॉस B, यानी आपको मैंने कल बताया था भाई साहब, A1 A2 और A3 B1 B2 और इसका लिखोगे तो आपको A क्रॉस B लिखना है, तो आपको पता है कैसे लिखेंगे, I J K, तो A1 A2 और A3 B1 B2 और B3, तो A क्रॉस B होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 यानी A क्रॉस B लिखा हुआ है एक्चुअली में, A1 A2 A3 और B1 C1 C2 C3, तो प्लस कितना लिखा हुआ है, A क्रॉस C लिखा हुआ है। तो यानी मुझके इसके बराबर मुझे ये लेके आना था, तो मैंने ये ले आया। समझ रहे हो,
ठीक है, कोई डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 7 है, वो तो तुम अपने आप करोगे या मैं इसको थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन देखिए अगला, यहाँ तक उतार लिया आपने? क्वेश्चन देखिए भाई 8। देखो सिंपल सी बात है, एक बात याद रखो यहाँ पे कि एक अब ये कह रहा है कि भैया ए वेक्टर बराबर 0, बी वेक्टर बराबर 0 है तो 100% ही ए क्रॉस क्या होगा? भी 0 होगा। अब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि इसका उल्टा क्या सत्य होगा कि ए क्रॉस बी बराबर 0 हो, तो ज़रूरी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसा होगा यहाँ पे? 0 होगा। ये भी सत्य है, करो बिल्कुल समझो। क्या ऐसा ज़रूरी है या इनमें से कोई सत्य है कि इनमें से कोई 0 होगा? भाई ये दोनों यही तो कह रहा है ना वो कि क्या विलोपन सत्य है, सही तो है। ये कह रहा है ए क्रॉस बी, या कह रहा है ना ए में से या इसमें से बी में से अगर 0 हो तो डेफिनेटली ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ उल्टा ले रहा है, जब इन दोनों से ये प्राप्त हो रहा है मेरे, इन दोनों में से एक भी 0 है तो ए क्रॉस बी 0 ही आएगा। ये 100% दावे के साथ कह सकते हैं। ये कितने % सत्य है? इसको नंबर कितने % देंगे हम? 100% ट्रू देंगे ना। क्या अब वो ये कह रहा है कि भैया ए क्रॉस बी बराबर 0 दे रहा हूँ, पहले उसने ये रिजल्ट दिया, इससे आपको ये रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये ए क्रॉस बी बराबर 0 दे रहा है तो उससे ये रिजल्ट प्राप्त करना चाह रहा है कि ये सत्य बात है क्या? ऐसा होगा है, बिल्कुल सत्य बात है। हो गया क्वेश्चन, फिर क्या है? ये भी ट्रू है ना 100%। हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ भाई? बिल्कुल सत्य बात है। चलो भाई हो गया क्वेश्चन तो ठीक है ना? हो गया। 100% फॉल्स है ये। गधे हो ना तुम, बिना सोचे समझे बचते हो तुम। अब देखना इसको, अगर ए या बी में से दोनों में से कोई भी शून्य ना हो ना तब भी ए क्रॉस बी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि मैंने ए वेक्टर बराबर क्या लिया? आई लिया। बी वेक्टर बराबर भी क्या लिया? आई लिया, शून्य नहीं लिया। और आई क्रॉस आई करूँगा तो कितना होता है? कल ही बताया 0, क्योंकि दोनों का एंगल उस जगह कितना होगा? 0। समझ रहे हो ना? तो रिजल्ट कैसा होगा? ये फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। समझ रहे हो? तो ज़रूरी नहीं कि ए क्रॉस बी 0 हो तो ए और बी में से कोई ना कोई 0 हो, दोनों कुछ भी हो सकते हैं। आई भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं। तो भैया ऐसा होता है नारायण जी, हमें ना कोई चीज़ सिद्ध करनी होती है। अब कोई कहेगा मर्डर कैसे हुआ था और हम डिफेंस में लड़ रहे हैं कि मर्डर इसने नहीं किया था, तो हम 100 ऐसे तरीके होंगे जिससे प्रूफ हो रहा है कि इसने मर्डर किया था, लेकिन हम वो एक तरीका ला के देंगे उसको जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं मर्डर इसने नहीं किया था। समझ लो? तो ऐसी कंडीशन काफ़ी हैं जो ए और बी, अगर इनमें से कोई भी एक 0 होगा तो ए क्रॉस बी 0 आएगा ही आएगा। लेकिन हमें एक ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जहाँ पे ए और बी दोनों में से कोई 0 ना हो तो भी क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो। तो हमने हमारे पास ऐसी कंडीशन है या नहीं है? तो ट्रू में जाएगा, फिर ये फॉल्स में जाएगा, फॉल्स में जाएगा। 100% सत्य होता है, बात को सत्य कहते हैं। समझ रहे हो? क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतने हैं। तो कल ही बताया था मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। अगर आपको पता है, रफ कर दूं ये मैं। क्वेश्चन नंबर 9, अगर माना भाई आपको दिया है ना, क्वेश्चन नंबर गिवन है ए वेक्टर बराबर कितना दे रखा भाई? अगर मैं यहाँ से स्थिति सदिश निकालता हूँ या इससे 1 2
आई कैप प्लस के आई जे कैप 1,1 है ना, और प्लस के इससे मतलब बिंदु के शीर्ष दे रखेगा उससे स्थिति सदिश लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से बी वेक्टर लिखा जा सकता है कितना हो प्लस के सही है भैया। सी कितना है बेटा आपका 5J कैप 5J और 5P के, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी वेक्टर निकालोगे आप, क्या अगर त्रिभुज बनाते हो आप, ये बनेगा, आपको पता है ना 1/2 A क्रॉस B होता है ना। तो ए बी कितना होगा यहाँ पे, बी क्या है का स्थिति सदिश माइनस ए का सही है। तो बी का स्थिति सदिश कितना भेजा 2i वेक्टर 3j वेक्टर प्लस के 5k वेक्टर माइनस के देखो यहाँ बचेगा कितना i वेक्टर, यहाँ गया तो बचेगा ठीक है। अब क्या निकालना में ए सी हो गया और 1/2 होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ए बी और ए सी यही हो गया यहाँ पे ए बी और सी, तो ए बी और ए सी ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा, सी का स्थिति सदिश है ना माइनस स्मॉल भी एक वेक्टर, कैसे मतलब छोटी बनाएगा ऊपर वेक्टर लिखूंगा, बिंदु के तो बीच को तो निकाल ले। एक मिनट रुक जाओ आई वेक्टर प्लस के 5j वेक्टर प्लस के 5k वेक्टर माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ पे आई वेक्टर, यहाँ सॉल्व करूँ तो कितना आएगा 0 4j के वेक्टर और प्लस के कितना आएगा 3k राइट। तो आपको पता है एरिया ऑफ त्रिभुज कितना ए बी 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, यानी ए बी के क्रॉस का मापांक का आधा होगा। पहले ए बी क्रॉस निकालना है हमें, है ना, ठीक है भाई साहब। तो कितना होगा यहाँ पे ए से क्रॉस, देखो आई कैप जे कैप और तो कितना आएगा यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये ढक गया तो 6 और 4 4 3 12 माइनस के 6 ये ढक गया 3 और 0 के वेक्टर ये ढक गया 4 सही है। तो माइनस के 6i कैप माइनस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। कोई समस्या है, मापांक निकाला जा सकता है बेटा इसका, सही है। सही है भाई। तो यहाँ हो जाएगा कितना बेटा 36 9 और 16 4 25 25 और इसको दे दो 54 है, 54 हो जाएगा ना। चलो भैया 4 इसको दे दो 40 60 और 61 है 61
61 हो गया है ना। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है, ABC कितना होगा 1/2, इसका मापांक कितना आ रहा है 61। आंसर देखना इसका कितना आ रहा है, वर्ग इकाई, ठीक है। ये आ रहा है, बताओ अब पूछो क्या दिक्कत है आप। कोई दिक्कत नहीं है। 3 बिंदु मान लो, सिंपल सी बात है, AB निकाल लो, AC निकाल लो, और AB इंटू AC का क्या निकाल लो, क्रॉस निकाल लो, गुणनफल निकालो, फिर उसका मापांक निकालो, फिर मापांक का आधा रख दो, वो त्रिभुज का होता है। समांतर त्रिभुज होता तो AB और AC जो होती है उनकी मापांक निकालते हैं क्रॉस B का, ठीक है। कोई समस्या है? ये वक्त ना अभी आप लोगों का ना अपने ऊपर खर्च करने का है, बिना दुनियादारी को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बनाने में ध्यान दीजिए, क्योंकि आज अपने ऊपर ध्यान दे लोगे ना जितना, आप उतने अच्छे तरीके से कहीं जा सकते हो और बन सकते हो कुछ लाइफ में जाकर। और जब आप खुद बन जाते हो ना, जब कैपेबल हो जाते हो, तब आप दूसरों को किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हो, सिर्फ बातों से नहीं। और बात ज़्यादा करेंगे इंसान। आज तुम दुनियादारी पर समझने जाओगे, दुनिया को समझाने जाओगे, हो जाएगा, आप कर लोगे, लेकिन आज जो व्यक्तिगत आपका समय जो चल रहा है आपके ऊपर, वो आप अपने ऊपर उन समस्याओं में खो दोगे। समझ लो, एक ज़माना था गौतम बुद्ध जी वाला, या तो उन जैसा कोई हो, स्वामी विवेकानंद जी जैसा हो, क्योंकि इन्होंने दुनियादारी छोड़ दी। समझ रहे हो, एक साधारण धोती कुर्ता जीवन यापन पूरा साधारण, समझ रहे हो ना, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं, कोई कपड़े नहीं इतने महंगे, ना कोई शौक, उनको केवल समाज को अपना पूरा जीवन समाज को सौंप दिया, ऐसा दुनिया को सौंप दिया कि हम पूरी दुनिया को अपना जीवन देंगे कि एक सही राह दिखाएंगे लोगों को जीने की। या तो ऐसा जीवन हो, एक सहायता ये है आप कर पाओ तो, कि सब दुनियादारी छोड़कर हमें सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग बताना है, और मार्ग पहले खुद को खुद समझना है कि जीवन का सच्चा रास्ता क्या है। या दूसरी तरीके होती है आर्थिक स्थितियों में सहायता करना, या समाज को किसी तरीके से बढ़ावा देना। जैसे मेरे स्कूल में, आज मेरे गांव में स्कूल नहीं है, मुझे कठिनाइयाँ ही पढ़ने में, तो मैं क्या करूँगा, कल को जाके एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बनूँ या कुछ बनूँ, अपने आप पे मेहनत करूँ 2 साल 4 साल 5 साल, समझ रहे हो, और कल को लाकर मैं अपने गांव में एक स्कूल खोल दूँ। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ समाज को बढ़ावा मिला, आपने वहाँ योगदान दिया अपना, कि आपने जो फेसेस किए थे वो आप आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को नहीं करने दे रहे, समझ रहे हो। तो कहते ना कि पहले अपने आप पे ये समय खर्च करो, जितना हो उतना, दुनियादारी को भूल जाओ। दुनियादारी में अभी क्या चल रहा है, एक समय आएगा जब आप इन पे सारे पे फोकस कर सकते हो। तो पहले तो ये तय करो कि अगर हमें समाज में भी अपना योगदान देना है तो हम किस रास्ते से योगदान देना चाह रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से, आर्थिक रूप से, या समाज को कौन सा दृष्टिकोण अपना देना चाह रहे हैं हम, जो भी दृष्टिकोण आप देना चाह रहे हो उनको, कि मैं तो समाज को ये दृष्टिकोण दे के जाना चाहूँगा, या मैं लोगों की इस तरीके से सहायता करूँगा। तो पहले उतने कैपेबल बनो कि आप लोगों की सहायता कर पाओ हर तरीके से, और अपनी बातों का उतना वजूद बनाओ कि लोग आपकी बातों को ना टाल पाएँ, आप कह दो तो, समझ रहे हो। अगर आप अब चिल्लाने जाओगे, हो सकता है किसी काम को कराने में आपका 10 साल गुजर जाए, 15 साल गुजर जाए, 20 साल गुजर जाए, समझ रहे हो, क्योंकि आज आपका अस्तित्व बहुत कम है, लेकिन आज आपने 3-4 साल 5 साल अपने ऊपर काम कर लिया, और कल को अच्छा खासा कुछ बन गए आप, या अच्छी खासी कोई जॉब मिल गई, या कुछ भी बन गए, बिजनेसमैन बन गए, या कुछ भी बन गए, तो कल आपकी बात में वजन आ जाएगा। फिर जिस काम को कराने में आपको 20 साल लग रहे हैं ना, उस काम को कराने में आपको रत्ती भर का समय लगेगा, क्षण भर का समय, समझ लो ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो आपकी उम्र है ना, वो अपने आप पे काम करने की है। 4-5 साल 3 साल पहले अपने आप पे काम करो, फिर आप समाज, सारी देश की सारी चीज़ों को आप समझते हुए चलो, समझ लो। निर्णय दोनों हैं। अगर आप में स्वामी विवेकानंद जी जैसा गौतम बुद्ध जैसा कुछ है तो आप वो कर लो फिर,
तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका, आगे चलते हैं यहाँ पे हम। क्वेश्चन नंबर है 9। तो 9 तो हो गया हमारा, एंड 10। अब ये अपने आप करोगे, जैसे इसने ए और बी दे रखा है, इसका तो बस सिंपल सा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना होता है बेटा, ए क्रॉस बी का मापांक, और ए और बी दे रखा है और बी भी दे रखा है आपको, समझ रहे हो, ए क्रॉस बी निकाल लेना फिर, और फिर इसका मापांक निकालना है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म, कर लोगे ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, MCQ है। मान लीजिए सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर बराबर 3 और बी वेक्टर बराबर इतना है, तो ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है यदि ए और बी के बीच का कोण है। तो अब बताओ, एक ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश दे रखा है उसने पहले से ही, और ए बी का मापांक भी दे रखा है। तो ए क्रॉस बी का मात्रक सदिश का मतलब समझते हो आप, कि ए क्रॉस बी का जो मापांक हो वो कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा, है ना। तो यहाँ पे एंगल π/2 तो होगा, पर कैसे होगा ये बताना भाई साहब, क्योंकि आपको पता है एक रिलेशन आपने देखा था, साइन थीटा बराबर कितना होता है बेटा, आपको पता है ए क्रॉस बी बराबर अपॉन कितना होता है, ए का मापांक और बी का मापांक, सही है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है ए क्रॉस बी एक मात्रक से दे रखा है, ए क्रॉस बी का मान कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, और इनकी वैल्यू आपको दे ही रखी है, कितनी दे रखी है बेटा, 1 बटे कितना दिया हुआ है, 3 इंटू √2/3 है ना, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/√2, तो 1/√2 साइन थीटा में कितने की वैल्यू होती है, π/4 की, 45 की वैल्यू होती है, यानी आंसर कितना होगा, बीच का कोण π/4, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक आयत के शीर्ष ABCD जिनके स्थितिक सदिश क्रमांश है, ठीक है, का क्षेत्रफल होगा। तो आपको दे रखे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आयत का दे रहे, तो आयत का आपको जानता है आमने सामने की भुजा है ना, आमने सामने की जो भुजा होती है, जैसे मैं कोई आयत बना रहा हूँ, देखो मेरी बात समझे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा करो, आंसर से मतलब नहीं होता है ना, कि ये है वो है, ये है मेरा आयत, है ना, ये है ABC और D। आपको पता है भैया लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी मैं अगर कहूँ कि AB की लंबाई, सही है, गुणा क्या हो जाएगा, AD की या BC की लंबाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, AB निकालना है, AD निकालना है, तीनों चारों चीज दे रखे हैं, ABCD दे रखे हैं, तो AB निकालना है, CD निकालना है, दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर देना, तो मेरा ये आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ रहे हो, हाँ या ना। मैं मापांक का मतलब पहले भी बता दो, कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं AB का मापांक निकाल रहा हूँ, तो इसकी लंबाई निकाल रहा हूँ मैं, इसकी ये लंबाई और ये लंबाई समान होगी। अगर मैं AD या BC का लंबाई निकाल रहा हूँ, इसका मापांक निकाल रहा हूँ, तो इसकी लंबाई निकाल रहा हूँ, तो मैं मतलब यही होता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई होता है, आयत हो जाता है। तो मेरा इस तरीके से फॉर्मूला क्या बन गया, AB का मापांक गुणा AD का मापांक, सही है। तो आपको वेक्टर दे रखे, तो AB निकालोगे तो क्या होगा, B में से A को घटा दो, AB पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको निकालना कितना, AD निकालना, तो D में से A को घटा दो, तो AD मिल जाएगा। जो रिजल्ट आएगा उनको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है, कर लोगे, हो जाएगा ना। तो ये भी आपका हो गया, और इसी के साथ आपका ये जो है चैप्टर हो जाता है समाप्त, सही है, क्लोज हो जाता है। तो एक्सरसाइज हो गई, अभी खत्म हो, ये चैप्टर भी हो गया खत्म, 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब जो हम करेंगे वो हमारा चलेगा त्रिविमीय ज्यामिति, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 11 को, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक सब सारी चीज़ें क्लियर हुई, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कोई दिक्कत हो तो किसी क्वेश्चन में ना। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 के साथ।